नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्पोर्ट्स की दुनिया के आज के हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महेंद्र ध्रुवे, जो कि अभी अर्जेंटीना में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल वर्ल्ड कप खेलकर अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आइए हम इनसे सीधे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि अभी ये अर्जेंटीना में खेल के आए हैं उसके बारे में। तो महेंद्र ध्रुवे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो आप अभी अर्जेंटीना में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को बताएं। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और जहाँ की जैसा हम गए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ से पहली बार गए जब, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। आपने जब ट्रायल दिया जी, आपका मेरे ख्याल से ट्रायल बेंगलोर में था जी, जैसा कि अभी चर्चा करते समय आपने बताया कि बेंगलोर में आपका ट्रायल हुआ। जी। तो ट्रायल में लगभग कितने लोग उपस्थित थे? ट्रायल में लगभग 150 लोग उपस्थित थे और उसमें से 28 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और आपका कैंप लगा था गुजरात भावनगर में। भावनगर में। तो वहां उस कैंप के बाद जब आपका सिलेक्शन हुआ, उस सिलेक्शन में आपको जब ये पता चला, जब सूची आई कि आपका सिलेक्शन हो चुका है अर्जेंटीना के लिए जो होने वाला है वर्ल्ड कप, उसके लिए जब आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी और आपके मन में क्या विचार आया? वहाँ जैसे कि कैंप के लिस्ट में हमारा नाम आया तो सबसे पहले मैं मम्मी को फ़ोन किया। फिर उसके बाद मम्मी को फ़ोन करके पूरे परिवार लोगों को बताया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सब बहुत खुश थे, जैसे कि मम्मी, बुआ, रेखा बुआ, सब बहुत ही खुश थे। आपका परिवार, जी। उसके बारे में बताएं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परिवार ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आगे की पीढ़ी जो होती है वो वहीं से सीखती है। तो थोड़ा आप अपने परिवार के बारे में भी बताएं। हाँ, पहले तो मेरी जो मौसी बड़ी मम्मी है जिसका नाम रेखा पदम है, वो एक खुद इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी है। और मेरी मम्मी जो नेशनल प्लेयर रह चुकी है। और जो मेरे मामा हैं वो खुद एक कराटे और हॉकी नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। इंटरनेशनल प्लेयर थे वो, हालांकि उनके एक्सपायर हो गए वो। और मेरे जो छोटे मामा थे वो भी स्पोर्ट्समैन है। मतलब आप पूरा परिवार आपका जो है स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ा हुआ है और आप उसी ट्रेडिशन को आगे ले जा रहे हैं। जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के। मुझे ये बताएं, जो आप प्रैक्टिस करते हैं जिस ग्राउंड में, उस ग्राउंड के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। वो ग्राउंड है हमारा महावीर चौक में, हनुमान जी मंदिर के पीछे। और वो ग्राउंड बहुत सालों से चल रहा है, जो मेरी मम्मी चला रही है। अच्छा, जी, आपकी मम्मी भी कोच हैं? जी, मेरी मम्मी कोच है, वो ही सिखाई है मुझे। अच्छा, मतलब आपको मतलब दूसरे कोचों की ज़रूरत नहीं है? जी, मतलब सभी थे जितने भी वहाँ सीनियर्स थे। हाँ। बुआ थी, रेखा बुआ, और भी थे वो जो सिखाया मुझे। आपके ग्राउंड में अभी कितने बच्चे हैं? अभी ग्राउंड में टोटल 50-60 बच्चे आते हैं। अभी तो खैर कम है, स्कूल चल रहे हैं, पेपर चालू हो रहे हैं। समर वेकेशन के टाइम 100-150 बच्चे आते हैं। जी। तो अभी जैसा ग्राउंड को एक डेवलप करने की स्थिति होती है, क्योंकि पूरे भारत में एक अलग अलग स्कीमें चलाई जा रही हैं, तो ग्राउंड के लिए क्या स्कीम है? ग्राउंड के लिए स्कीम यही है कि हर तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो, क्योंकि आजकल तो ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की फैसिलिटीज़ हर जगह दी जाए। बस इतनी है कि हर जगह नेट, बॉल, ये सब लाइटें कम से कम हों। नहीं, अभी जो है लगातार जो है साइंस सेंटर, खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जी। तो उसका निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पर? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं 50-100 बच्चे हैं, तो उसका निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? साइंस सेंटर हमारे यहाँ पहले था राजनांदगांव में, पर वो खैर वो तो अब पहले हट गया और वो चले गया रायपुर में। और खेलो इंडिया एकेडमी की बात यहाँ चल रही है। अब हालांकि हो सके यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत सारे बच्चे निकलेंगे यहाँ से। बिल्कुल। और आप जो है, आपकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष है, जी, सही हूँ मैं? जी। 16 वर्ष की उम्र में आज आप अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड कप खेल के आए हैं। आपका क्या अनुभव लग रहा है, क्योंकि आपकी उम्र से अधिक उम्र के लोग आपके साथ वहां पे मौजूद थे, तो आपका अनुभव कैसा रहा कि इस उम्र में आज आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं सिर्फ 16 साल की उम्र में? इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी, बहुत अच्छा था, क्योंकि इतने बड़े लोगों के साथ खेलना इतने कम उम्र में बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि वो मेरे बहुत बड़े वो लोग थे, उनके पास हर चीज़ अच्छी थी, हाइट थी, सभी चीज़ अच्छी थी। और मैं अपने एज में मैं अपने ग्रुप में बहुत छोटा था, सबसे छोटा मैं ही था। आपने अपने बचपन से, कब से आपने चालू किया वॉलीबॉल खेलना?
मैं बचपन से 10 साल का था तब से खेल रहा हूँ। और अब तक आपने कितने नेशनल्स खेले हैं? मैंने अभी 6 नेशनल खेल चुके हैं टोटल। अच्छा, और ये आपका पहला इंटरनेशनल था? जी। तो कई बार होता है कि सरकार जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है। जी, वैसा तो ऐसा आपको कुछ लाभ मिला हो? नहीं नहीं, वैसा अभी कुछ मिला नहीं है। और खेलो इंडिया वगैरह का? खेलो इंडिया एक स्कीम है जो स्कॉलरशिप देती है, महीने का 10,000 वो मिल रहा है अभी मुझे। अच्छा, आप अभी इंटरनेशनल मैच खेल के आए हैं जी। वहाँ पे किनके साथ मैच थे और उसका क्या अनुभव आपको मिला? हमारा पहला मैच फ्रांस के साथ था, अच्छा। दूसरा बुल्गारिया, तीसरा जापान और स्लोवेनिया के साथ था। और जैसे कि हमारे पुल में जो सारी टॉप टीमें थी, जो फ्रांस गोल्ड मेडलिस्ट रही वो टूर्नामेंट की। जी। तो मतलब एक होता है ना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर और उसमें भी वर्ल्ड कप जैसा माहौल, जी। उसमें कुछ एक लम्हे होते हैं जिसको एक इंसान कभी भी एक खिलाड़ी के तौर पे भूल नहीं पाता। तो ऐसा कोई लम्हा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? वो लम्हा था जब हम सब लाइनअप होके खड़े होते थे, जब राष्ट्रगान शुरू होता था, तब बहुत अच्छा लम्हा था वो नेशनल एंथम जो कि एक हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है, वो लम्हा आपने जिया। जी। और आज आप हमारे बीच हमारे इस भव्य स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आपको कैसा लगता है कि मतलब आप आने वाले और बाकी अपने साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे और किस प्रकार से उनको सजेशन देना चाहेंगे कि वे कैसी प्रैक्टिस करें? वो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है, जब तक आप पे डिसिप्लिन रहेगा तब तक आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। आपको सुबेरे जाना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको इतने टाइम में सोना है, आपको इतने टाइम में खाना है, आपको इतने टाइम में ग्राउंड जाना है। तब तक आप ये डिसिप्लिन अगर रूटीन एक मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते, ऐसा मुझे लगता है। आपको ये भी मालूम होगा कि हमारा जो यूथ है जी। आज की डेट में लोग ग्राउंड खेलों से हट के वे जो है मोबाइल में चलते जा रहे हैं, मोबाइल की ओर डाइवर्ट होते जा रहे हैं, वीडियो गेम में डाइवर्ट होते जा रहे हैं। आपका क्या विचार है कि उनको किस प्रकार से हम ग्राउंड तक लेके आएं और वापस उस खेल परंपरा को चालू कर पाएं जिससे आज की युवा पीढ़ी बहुत दूर हो चुकी है? उसमें अब सबका अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। किसी को डिजिटल मार्केटिंग करनी है, किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते। अब उनके ऊपर है, खाली उनका इंटरेस्ट है। अब हम ये तो नहीं कर सकते। खैर ये भी गलत है कि मोबाइल में ही सब रहते हैं, हालांकि स्पोर्ट्स भी सबको करनी चाहिए। शरीर में मूवमेंट जरूरी है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मतलब नौकरियों के, क्योंकि लोग सोच नहीं पाते, पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स अगर मैं बात करूं कि मैं आखिर बच्चों को क्यों डालूं जी स्पोर्ट्स में, उसमें क्या कैरियर है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैरियर की अगर बात करें तो हम स्पोर्ट्स में करियर का तो बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, आप अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं, तो ज़रूर आपको सरकार नौकरी देगी। आपने अभी कुछ देर पहले ये बात कही कि एक डिसिप्लिन होना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें डिसिप्लिन में एक आता है टाइम टेबल बनाना जी। क्योंकि खिलाड़ी को प्रैक्टिस करना, उसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना, तो टाइम मैनेजमेंट कितना आवश्यक है? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं अभी करंट खेलो इंडिया एकेडमी में हूँ, NCOE त्रिवेंद्रम में है वो। वहाँ हमें सुबह 5:30 बजे 5 बजे उठना पड़ता है। 6 बजे हमारी प्रैक्टिस चालू होती है, फिर उसके हिसाब से डेली हमारा रूटीन रहता है, इतने बजे खाना है, इतने बजे फिर ग्राउंड जाना है, ऐसा। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है डाइट। जी। डाइट किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जी। तो उसके बारे में क्या विचार है और क्या डाइट फॉलो करना चाहिए एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन को? जी बिल्कुल करनी चाहिए। डाइट होती है 70%, 20% आपकी गेम और 10% आपका डिसिप्लिन, आपका रेस्ट भी ज़रूरी है। डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर जब तक आपका डाइट अच्छा नहीं रहेगा तब तक आपके बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, और जब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे रिकवरी नहीं होगी बॉडी की, और उस हिसाब से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। तो आइए, वक्त हो चल रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से चर्चा जारी रखेंगे महेंद्र ध्रुवे के साथ। हर खबर पर खुलकर बात,
ज्वलंत मुद्दों पर सीधा संवाद। आ रहा है खबरों का बेबाक अंदाज। इंडिया टाउन न्यूज, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। राजनीति की उथल पुथल, चुनावी गलियों की हलचल, सत्ता की रेस की चहल पहल, कौन होगा कितना सफल, जल्द खत्म होंगे इंतजार के पल, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। राजनांदगांव जिला में इंडिया टाउन न्यूज़ का शुभारंभ हो रहा है। इसके अवसर पर मैं जो भी इससे जुड़े हुए आयोजक या जो चलाने वाले संचालक हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और ये भी अपेक्षा करता हूं कि आप अपने जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे और अनंत ऊंचाइयों को छुएंगे। इंडिया टाउन न्यूज़ जो 1 सितंबर से अपना शुभारंभ कर रहा है, उसके सभी जो साथी हैं, उसके सभी जो कार्यकर्ता हैं, सारे कर्मचारी हैं, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे न्यूज़ चैनल को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। पुलिस का जो भी इंडिया टाउन को सहयोग लगेगा वो पुलिस अपनी तरफ से पूरा सहयोग देगी और राजनांदगांव पुलिस हमेशा आपके लिए साथ में रहेगी। राजनांदगांव में इंडिया टाउन के चैनल के शुरुआत के अवसर पे मैं अपनी बधाई और शुभकामना देता हूँ कि राजनांदगांव के विषयों को उठाने में और छत्तीसगढ़ के जो हमारे विकास, जो हमारे संस्कृति, जो हमारी कला है, छत्तीसगढ़ को देश के सामने, छत्तीसगढ़ के सामने जन जन तक उनका संदेश पहुंचाने में मदद करेगा। मेरी शुभकामनाएं। इंडिया टाउन न्यूज़ चैनल को उसकी शुभारंभ के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा है ये सही खबरें समय पर लोगों को उपलब्ध कराएंगी। इंडिया टाउन न्यूज़ जो कि 1 सितंबर 2023 से प्रारंभ हो रहा है, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पत्रकारिता के क्षेत्र में नित नए दिन ये नई नई खबरों को जनता तक पहुंचाए और बहुत अच्छा काम करे, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इसको। इंडिया टाउन न्यूज़ चैनल की लॉन्चिंग की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इंडिया टाउन न्यूज़ की नई शुरुआत हो रही है। इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से जनहित के मुद्दे, खेल जगत के समाचार, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की जानकारी आम लोगों को मिलेगी और शुरुआत के साथ यह चैनल आम लोगों का विश्वास प्राप्त करने में सफल होगा। इस चैनल की एक अलग पहचान बनेगी। चैनल के माध्यम से सकारात्मक समाचार और सकारात्मक बिंदुओं को लोगों के सामने लाने का प्रयास होगा। मैं इस चैनल के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भविष्य में यह चैनल, यह न्यूज़ एजेंसी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लीडिंग न्यूज़ चैनल के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। इंडिया टाउन न्यूज़ के सभी सम्मानित साथियों का मैं नए चैनल के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं कि जैसे मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस पे आप लोग खरा उतरने का काम करेंगे और क्षेत्र का समस्या, चाहे सरकार की योजना और छोटी बड़ी समस्याओं को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए सफल होंगे। मैं पुनः आपको हृदय से बधाई देता हूं। प्रसन्नता का विषय है कि एक चैनल इंडिया टाउन के नाम से शुरुआत हो रही है 1 सितंबर से और मेरी शुभकामना है कि ये चैनल जो है सकारात्मक रूप से और समाज के विषयों को समाज के सामने लाने का, सरकार के सामने लाने का जो चौथे स्तंभ का काम है वो करने का हर संभव प्रयास करेगी। मैं इस चैनल के पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहती हूँ इस चैनल को कि अच्छे से आज शुरुआत है और शुरुआत यहाँ हो रही है, तो मेरा उम्मीद है जिस प्रकार से मैं गुजरती हूँ तो जो सही संदेश है,
जो वाकई में जो घटना होती है, वाकई में जो स्थिति बनती है, वो चैनल अच्छे से दिखलाए और अच्छे से अपने काम करे और सत्य के राह में काम करे। तो मेरी बहुत ही अच्छा शुभकामना है, अच्छे से काम करके अपने घर परिवार बहुत अच्छे ढंग से चला सके। संस्कारधानी होने के नाते चाहे वो समाचार हो, साहित्य हो, अध्यात्म हो, धर्म हो, शिक्षा हो, विज्ञान हो, हर मामले में हम आगे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में भी अगर कोई नया चैनल इस नाम से हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। न सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए बल्कि हर समाज के लिए, हर प्रदेश और देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत बड़ा पायदान है जो न सिर्फ व्यक्तित्व विकास के लिए बल्कि समाज और देश के विकास के लिए ज़रूरी है। जहाँ सही समाचार उसको मिले, सही ज्ञान उसको मिले। इस दिशा में ये जो कदम आपने उठाया है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि कसम, कदम और कलम सोच समझ के उठाना चाहिए। तो आपके इस कदम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी मंगल कामनाएं आपके लिए, आप खूब बढ़ें और जन जागृति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक नया नाम दें ताकि हम अपना ही नहीं, अपने शहर, प्रदेश और देश का नाम भी उजागर कर सकें। इंडिया टाउन न्यूज के शुरू होने पर खूब सारी हार्दिक बधाइयाँ। मैं आशा करता हूं कि चैनल शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक असरकारी अंदाज में पहुंचाएगी और शासन को समय समय पर मार्गदर्शन भी करेगी। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि एक नया चैनल इंडिया टाउन बहुत जल्दी अपने परिवेश में हम सबके समक्ष बहुत शीघ्र आने वाला है। खुशी भी है, प्रसन्नता भी है। मैं अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई दूंगा इंडिया टाउन के सभी आयोजकों को और ये भी अपेक्षा उम्मीद है कि यह चैनल सकारात्मक सोच के साथ बहुत भी निष्पक्ष तथ्यात्मक बातों को समाज के बीच लाने का प्रयास करेगा, जिससे समाज में भी एक जागरूकता आएगी। इंडिया टाउन न्यूज़ चैनल के शुभारंभ के लिए मैं अपनी शुभकामना देता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निष्पक्ष रूप से प्रदेश के हित में ये मीडिया चैनल काम करेगा। आपकी सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे 3 प्रमुख स्तंभ जिनको हम जानते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, लेकिन इन तीनों के बावजूद समाज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान जो रखता है उसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, जिसे हम दूरसंचार या चैनल पत्रकारिता मानते हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऐसा चैनल यहाँ से लॉन्च होना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारे देशवासियों, हमारे राज्यवासियों की स्वतंत्रता वाली अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए। मेरी ये भी आशा है इस चैनल से कि हमारा जहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ से सूचना पहुँचाने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपसे सादर करबद्ध निवेदन करूँगा कि जब भी हमारी तरफ से ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना हो वो आपके चैनल के माध्यम से जनमानस तक के हमारे सोल्जर्स के लिए त्वरित पहुँचे और आप हमारे लिए भी है तो हमारी बातों को जनमानस के सामने रखेंगे। इसी आशा के साथ कोटि शुभकामनाएं। इंडिया टाउन न्यूज जन प्रसारण होते ओखर लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा विश्वास करत हूँ कि जिन भी हमारे पत्रकार भाई मन है, हमारे पत्रकार साथी मन है, जिन भी अच्छा से अच्छा अपन पत्रकारिता के माध्यम से हमारे सरकार की योजना ला और जन सरकार है जनता के हितकार में जन कार्य ला है ओला आपके माध्यम से जन जन तक पहुँचे, ऐसे हम शुभकामनाएं दें। इस शहर में इंडिया टाउन नाम से न्यूज़ चैनल चालू हो रहा है। निश्चित ही राजनांदगांव संस्कारधारी नगरी है और यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे समाचार के माध्यम हैं, जिसमें मेरी ये शुभकामनाएं हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जिला इकाई राजनांदगांव की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और
इंडिया टाउन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इंडिया टाउन न्यूज़ का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ कि यह न्यूज़ चैनल निरंतर प्रगति करे और समाज में जन जागरूकता के साथ साथ राजनीतिक चेतना जगाने का काम भी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और इस अवसर पर यह जो प्रयास किया जा रहा है निश्चित रूप से हमारे ज़िले के लिए एक शुभ अवसर है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे बीच बने हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी महेंद्र ध्रुवे। आइए चर्चा उनसे सुनते हैं आगे उनकी जर्नी के बारे में। तो महेंद्र ध्रुवे जी, आप जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि स्टार्टिंग से लेकर के जब आपने पहला कदम रखा था ग्राउंड में, तब से लेकर के आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचे हैं, उस एक जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं चालू किया तब मैं पहले वॉलीबॉल नहीं खेलता था, तो मैं पहले कराटे खेलता था। तो मेरी भाई बहन जितने भी थे वो सब वॉलीबॉल खेलते थे और वो लोग जाते जाते मुझे लगता था कि मैं अकेले क्या कर रहा हूँ, मुझे इन लोग के बीच में मज़ा नहीं करने मिलता, इन लोग सब जाते हैं मज़े करते हैं वापस आते हैं। तो मैंने भी सोचा मैं जाऊँ वहाँ खेलूँ, सब भाई बहन हैं वहाँ खेलते हैं। तो वैसे वैसे स्टार्ट किया और फिर अच्छा लगने लगा। फिर मम्मी ने भी कहा कि तू यही खेल, कराटे मत खेल। तो जब मैं जाता था तो मम्मी रोज़ सुबह उठाती थी, चल ग्राउंड का टाइम हो गया है, सुबह शाम। फिर अकेले खेलता था, अकेले प्रैक्टिस करता था और सब जितने भी बुआ थे, जितने भी कोचेस थे, जितने भी सीनियर्स थे वो सब सिखाते थे। बहुत मेहनत करना पड़ा तभी आज यहाँ पहुँचा हूँ। आपका मेन जो फोकस है, मीन्स आप क्या करते हैं? डिफेंस? मैं उसमें रिसीवर अटैकर हूँ। रिसीवर अटैकर है। तो रिसीवर अटैकिंग जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि अटैकिंग एक ऐसा खेल है, आपकी टाइमिंग और जंप दोनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट तो है आपकी, उसके साथ साथ ये दोनों की प्रैक्टिस आपने कैसे की? उसकी प्रैक्टिस जी वो तो मम्मी ने सिखाया कि इतने टाइमिंग में इतना जंप लेना है, बॉल को देख के आगे पीछे एडजस्ट करके मारना है। नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कई बार होता है ना, जैसे हमारे दर्शक हैं जो वॉलीबॉल सीखना चाह रहे हैं, जो फ्यूचर मतलब आगे देखना चाह रहे हैं वॉलीबॉल में, तो उनके लिए क्या रहेगा आपका विचार कि मतलब वो किस प्रकार से प्रैक्टिस करें उस चीज़ के लिए? उसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेप सुधारना पड़ेगा और जंप इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी और आपका जो बैटिंग कंट्रोल है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी। और जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में सरकार से एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे ज़िले के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए आप एक क्या उम्मीद लगाना चाहेंगे आपकी सरकार से? सरकार से बस यही उम्मीद रहेगी कि यहाँ एक साइंस सेंटर खुले जो यहाँ नहीं है और जल्द से जल्द खुले, ताकि यहाँ से बहुत सारे प्लेयर निकलें। और सरकार ऐसा अगर साइंस सेंटर यहाँ खोलती है या एक खेलो इंडिया एकेडमी भी खोलती है तो यहाँ से बहुत सारे प्लेयर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बास्केटबॉल ही, हॉकी ही नहीं, और भी वॉलीबॉल है, एथलेटिक है, बहुत सारे गेमें हैं, जो हैंडबॉल है, नेट बॉल है, ये भी सब निकल सकते हैं। अगर एक सेंटर खुले, एक प्रॉपर कोच रहे तो उसके मुताबिक भी अच्छे खुल सकते हैं, अच्छे गेम निकल सकते हैं। आपने जैसे बताया कि एक साइंस सेंटर या खेलो इंडिया सेंटर होना एक अच्छे भविष्य की निशानी हो सकती है। तो अभी फिलहाल वर्तमान में, जैसे कि आप जानते हैं राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, तो क्या ऐसा हो सकता है भविष्य में कि वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाए? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर मैंने कहा जैसा कि एक एकेडमी खुले यहाँ और उसके लिए एक प्रॉपर कोच हो, एक प्रॉपर जिम ट्रेनर हो, एक प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं यहाँ से भी। अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं हॉकी के लिए, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय टर्फ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्या अपना ग्राउंड जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं वो ग्राउंड अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर होता है, लेवल होता है, उसके लिए क्या वो मैच करता है या नहीं? जी नहीं, आपको अगर इंटरनेशनल में अगर खेलना है तो आपको एक इंडोर ज़रूरी है, इंडोर के साथ आपको लाइटें ज़रूरी है और वहाँ एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। खैर ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया,
और एयर कंडीशनिंग वाली बात तो खैर अधिकतर इंडोर में नहीं रहते, पर एक इंडोर हर जगह ज़रूरी है, हर स्टेट में ज़रूरी है। नहीं, इंडोर तो ठीक है, प्रैक्टिस ग्राउंड एक तरीके से आप मान लीजिए, जहाँ पे अभी आप खेल रहे हैं वो प्रैक्टिस ग्राउंड है, लेकिन क्या मतलब अगर कोई टूर्नामेंट कराना रहे तो क्या उस टूर्नामेंट के लिए वो ग्राउंड अच्छा है या और ग्राउंड की आवश्यकताएं हैं? वो भी ग्राउंड बहुत अच्छा है, पर अगर इंडोर रहे और ग्राउंड ही रहे तो बहुत अच्छा होगा। ग्राउंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्राउंड, आप किस ग्राउंड में खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे इंडोर में खेलना बहुत अच्छा लगता है। इंडोर में सिंथेटिक टर्फ पे? जी। तो उस पे खेलने में और जो मिट्टी का मैदान है उसमें क्या अंतर है? उसमें चोटें बहुत कम लगती है और जो धूल रहते हैं उससे भी बचते हैं, और जो मतलब जितने भी इंडोर में बहुत स्मूथ रहता है, जंप वंप अच्छे होते हैं उसमें। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बीच में भी आपसे पूछा था सरकार की, जी, तो कई होता है कि प्रोत्साहन राशि देती है सरकार और डाइट मनी भी मिलती है जी। तो ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो आपको वर्तमान में मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही है तो उसके लिए आपने क्या गुहार लगाई है सरकार तक? उससे वो तो खेलो इंडिया वाली अभी मुझे एक स्कीम है जहाँ मैंने बताया, वो डाइट मनी है एक तरह से जी, वो मुझे पर मंथ 10,000 मिलती हैं। उसके अलावा? उसके अलावा तो और कुछ नहीं मिलता। तो उसके लिए अभी आप सरकार से मतलब क्या आप अपील नहीं कर रहे हैं, या सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है, और आपको क्या मिलना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? जी, अभी मिलना चाहिए, खैर कुछ राशि मिलनी चाहिए और बहुत कुछ है, पर मैं अब क्या बोलूँ। नहीं, आप बोलिए। ये जो आपको जो ये मंच है, ये मंच पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की आवाज़ है, जो आज पूरे हर एक जन जन तक जा रहा है। आपकी बात सरकार तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, तो आपकी बात ज़रूर इस स्टूडियो के माध्यम से सरकार तक जाएगी। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि खैर मुझे राशि मिले, और कुछ बहुत सारे यहाँ इक्विपमेंट्स हैं जो और फैसिलिटीज़ हैं वो सरकार यहाँ दे, बहुत अच्छा रहेगा अगर ये सब मिले तो। अब बात करते हैं हमारे यूथ की, क्योंकि कहा भी गया है कि भारत का भविष्य ही युवा है। तो यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि किस कारण से वे स्पोर्ट्स में आएँ, स्पोर्ट्स में जुड़ें? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा यूथ ग्राउंड से दूर होकर के मोबाइल और डिजिटल युग में ज़्यादा जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी फ़ोन्स हैं इसको थोड़ा कम यूज़ करके जो आपका जो पैशन है उसमें जाएं। जैसे कि आपका पैशन स्पोर्ट में है, स्पोर्ट्स में जाएं। आपका पैशन स्टडी में जाए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हर आदमी को अच्छे लगते हैं, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी को स्पोर्ट्स अच्छे नहीं लगते, किसी को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी चीज़ें हैं जो अपने काम को करें। और बहुत सारे स्पोर्ट्स में एक ऐसा चीज़ है जो सब चीज़ आपके शरीर को चलाता है, आपके शरीर को काम कराता है। चलिए फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे और मिलेंगे कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।